मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित 7 दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेले और विकास प्रदर्शनी का 2024 का द्वीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने विभागीय स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। सीएम धामी ने बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर भगवान कमलेश्वर महादेव मंदिर में मत्था टेका। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। राज्य की जो अनमोल धरोहर है, उस अनमोल धरोहर को और आगे ले जाने का काम करेगा। इससे पूरे क्षेत्र का भी विकास होगा। यहाँ पर हमारे जो स्कूलों के छात्र छात्राएं आए हैं, उनको भी एक मंच प्रदान करेगा कि वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। मैं आज सभी को बैकुंठ चतुर्दशी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और मेला सफल हो। जिन उद्देश्यों के साथ लगाया गया है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करें। और हमने देखिए इस दिशा में पहले ही कहा है कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सशक्त भू कानून लाएंगे, लेकिन उसको लाने से पहले हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। अभी जो प्रारंभिक चरण पर हमने जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात करी है, कुछ सारे हमारे जो अनुभव जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में प्राप्त। ऋषिकेश में कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिवेणी के घाटों पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अमृतवेले से ही श्रद्धालु गंगा के घाटों पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की। घाट पर बैठे बाबाओं को दान पुण्य कर आशीर्वाद लिया। गंगा स्नान को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आई। ट्रैफिक पुलिस बाजार में अलर्ट मोड पर रही। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु हर की पेड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से जीवन के सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं और पितरों का तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धालु 365 दिनों में गंगा स्नान नहीं कर पाते, वे श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं तो पूरे वर्ष का स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। चरणों में अपनी कामना को रख रहे हैं। आज के दिन स्नान ध्यान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन स्नान करने से प्राणी को मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। आज के दिन स्नान करने के बाद खिचड़ी दान, वस्त्र दान, पात्र दान, दक्षिणा सहित पंडितों को दान देकर पंडित जी से आशीर्वाद लेकर यश और पुण्य के भागी बनते हैं। गंगा गंगेति योब्रियात योजना नाम चतिरभि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। आज के दिन स्नान करने से मोक्ष की कामना होती है तथा समस्त पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। रामनगर गारजिया देवी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के मेले का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष के भांति श्रद्धालु टीलों पर चढ़कर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि मंदिर का टीला वर्तमान में सुरक्षा संबंधित कार्यों से गतिमान है। सितंबर माह में अत्यधिक जल प्रवाह होने के कारण मंदिर को जाने वाली सीढ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। कार्तिक मेले के अवसर पर गारजिया देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। इस वर्ष भी पिछले वर्ष के भांति मंदिर के सीढ़ियों के अंत में चरण पादुका मंदिर समिति द्वारा मंदिर के पुजारी द्वारा स्थापित की जा रही है। वहीं पे दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा संपूर्ण मेला क्षेत्र में व्यवस्थित व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा राजस्व कर्मियों की भी तैनाती वहाँ पे की जाएगी। परिवहन विभाग के द्वारा अपनी मोबाइल टीमें पूरे क्षेत्र में लगाई जा रही हैं ताकि किसी प्रकार का ओवरलोडिंग के से किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। इसके अलावा एसटीएफ और थाना लोहाघाट पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 25,000 रुपए का इनामी आरोपी पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले 6 साल से फरार था। आरोपी पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में ठगी, धोखाधड़ी के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। साथ ही इनामी आरोपी पर साल 2018 में लोहाघाट चंपावत क्षेत्र में एक फर्जी बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी खोलकर आम लोगों को रुपए दोगुना करने का लालच देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था।
बताइए महोदय, जो इनामी पकड़ा है। थाना लोहाघाट की जो एएसआई धर्मेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने एक वांछित इनामी जो मुकदमा अपराध संख्या 30/19 अंडर सेक्शन 409 420 आईपीसी और यूपीआईडी एक्ट में मुकदमा हुआ था 2019 में। ये 2019 से वांछित चल रहा था, जिसका नाम है जगमोहन सिंह पुत्र मोहिंदर सिंह। इसको थाना कैंटोनमेंट अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है और उसका ट्रांजिट रिमांड लेके उसको यहाँ पे न्यायालय में पेश करने के लिए लाया जा रहा है। ये 25,000 का इनामी था और इसमें हमारी जो टीम है वो एएसआई धर्मेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में लोहाघाट थानाध्यक्ष का इसमें काफी अच्छी भूमिका रही है तथा एसटीएफ की हमारी टीम जो थी वो भी पंजाब में साथ में गई थी। एसआई ब्रिजभूषण। रुड़की के मंगलोर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में देवबंद तिराहे पर हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में सवार मेरठ से शादी में शामिल होने रुड़की आ रहे थे लोग। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि एसपी देहात स्वप्न किशोर ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है। शुक्रवार सुबह टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर जा रहा एक ट्रक सड़क पर पलट गया, जिस कारण सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। फिलहाल एनएच बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। वाहन दुर्घटना होता देख आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने किसी तरह चालक को ट्रक से बाहर निकाला। गनीमत रही कि वाहन खाई में नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं। ग्रामीणों की तत्परता के कारण चालक की जान बच गई। बनबसा स्थित सेना परिसर मिलिट्री स्टेशन में ऑनलाइन और एंट्रेंस 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। भर्ती रैली के सफल आयोजन को लेकर जिला कार्यालय सभागार चंपावत में जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। रैली के सफल आयोजन को लेकर जिला कार्यालय सभागार चंपावत में जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। में जो हमारे रिक्रूटिंग ऑफिस की तरफ से जो उनके नोडल ऑफिसर थे, उनके साथ आज हमने एक बैठक करी है और उसमें जो भी हमारा सिविल के साथ जो उनका कोऑर्डिनेशन था और जो हमें उनकी तरफ से जो हमें उनको जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनकी सहूलियत के लिए हमने क्या क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी थी, इस पर आज चर्चा हुई है। और उसमें चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, सैनिटेशन हो, बिजली हो या उनको कुछ अतिरिक्त सिविल स्टाफ की आवश्यकता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर ली गई है। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में विशेष चर्चा की गई है और जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया था कि कई बार ऐसी भर्तियों में कुछ लोग इसका जो है फायदा उठाना चाहते हैं और लोगों से जो है धनराशि वगैरह की भी लेने की शिकायतें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में हमारे जो पुलिस विभाग है पूरी सतर्कता मेंटेन करेगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहूंगा जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं कि उनके लिए सभी कुछ व्यवस्थाएं। उत्तराखंड में भूमि की अवैध और मनमाने ढंग से खरीद बिक्री पर अंकुश लगेगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में भराड़ीसैंण में प्रदेश के वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की। अब इस बैठक को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने सीएम धामी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि सरकार को भराड़ीसैंण में भू कानून को लेकर बैठक करनी पड़ी। वहीं इस बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार किया है। क्षेत्र में आपको भू कानून के लिए बैठक क्यों बुलानी पड़ी? आपने देहरादून क्यों नहीं बुलाई? उस बैठक में क्या पूरे उत्तराखंड के अधिकारी मौजूद थे, जिला अधिकारी? तो वो केवल आसपास के कुछ अधिकारियों को बुलाकर ये बैठक लिए जाना, उसको भू कानून की बैठक कहना, वो भी तब जब मैंने 3 दिन पहले प्रेस में बता दिया था कि भराड़ीसैंण में एक ऐसी बैठक होने जा रही है, तो उसको एजेंडा बाहर निकलता है कि साहब ये भू कानून को लेकर बैठक।
अगर भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री बैठक ले रहे थे तो उसमें कैबिनेट होनी चाहिए थी। कैबिनेट नहीं थी तो पूरे प्रदेश के जिला अधिकारी इत्यादि लोग उसमें बुलाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये मंगलौर को रिपीट करने की कोशिश है और ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और मुख्यमंत्री की। आप देहरादून में भी करोगे तो भी बात जाएगी, आप भराड़ीसैंण में करोगे तो भी बात जाएगी, बात कोई छुपने वाली तो है नहीं। अब ये किस तरह का आरोप है? इस आरोप में क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह जब हम लोगों ने सख्त नकल विरोधी कानून हम लोग उत्तराखंड में लाए थे तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। विरोध क्यों कर रही थी? वो कह रही थी सीबीआई जांच कराई जाए, ये कराई जाए, वो कराई जाए। उसके पीछे का उनका उद्देश्य था कि इस प्रदेश के बेरोजगार बच्चों को रोजगार न दिया जाए, उनको रोजगार से वंचित रखा जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए। ये उद्देश्य था उस समय। उसी तरह आज भू कानून का भी एक तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है। ऋषिकेश कोतवाली परिसर में ई रिक्शा, ऑटो और टेम्पो यूनियन पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता सीओ संदीप नेगी और एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने की। इस दौरान शहर में स्टैंड और सवारी बैठाने उतारने की व्यवस्था को लेकर चल रहे आपसी गतिरोध को खत्म करने को लेकर चर्चा की गई। प्रशासन ने इन सभी वाहनों की यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के जरिए हल निकालने की कोशिश की। निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि जो माल खाना है, माल खाने में बहुत ज़्यादा मालों की वृद्धि हो रखी है, जिसके निस्तारण हेतु मेरे को द्वारा निर्देशित किया गया इंस्पेक्टर कोतवाली को कि इसके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये मालों का निस्तारण करें और हो सके तो जितना रख रखाव है और जो काम होना है उसको जल्दी से जल्दी काम करवा करके और इसको एक अच्छा सा रूप दिया जाए थाने को। दूसरा, महिला डेस्क को देखा गया और अंदर माल खाने के मालों का निरीक्षण किया गया और असलाहों का निरीक्षण किया गया। रख रखाव अच्छा है असलाहों की ट्रेनिंग के संबंध में भी निर्देशित किया गया कि दरोगा और कांस्टेबलों को इनको रेगुलर इसकी सफाई करना और इसका खोलना बंद करना, क्योंकि ये हमारे यूज़ में डेली आता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा। रामनगर में सोमवार को घर से लापता हुई एक महिला का शव सिंचाई नहर में बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना की जानकारी देते हुए मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी निवासी शंकर कश्यप ने बताया कि सोमवार को उसकी 55 वर्षीय मां जोमती देवी और भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके बाद मां घर से लापता थी। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। आपकी मम्मी की डेड बॉडी मिली है, क्या नाम है, कब से गायब थी, कहाँ मिली? यह हाथी डगर के आसपास मिली है। कितनी उम्र थी? लगभग 55 साल। क्या नाम था? जोमती कश्यप। कहाँ रहती है? ये स्टेशन के पास। क्या बात हुई? तो ऐसे आपस में झगड़ा होगा भैया से, तो बहुत सुनने में तो ये आया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए परमजीत के पिता नानक सिंह अनशन में बैठे। उनका कहना है कि उनकी रुकी हुई पेंशन को चालू किया जाए और दूसरे लड़के को सरकारी नौकरी दी जाए। परमजीत ने कहा कि उनके बुढ़ापे का और कोई सहारा नहीं है। एसडीएम खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट ने आश्वासन दिया कि नानक सिंह की रुकी हुई पेंशन चालू की जाएगी। लड़के की नौकरी के बारे में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रशासन को लेटर भेज दिया गया है। नानक सिंह ने उनके कहने पर अनशन समाप्त कर दिया। और मेरे आयु कुछ कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे 70-75 साल की उम्र, मैं मजदूरी कर नहीं सकता। यही मेरा बच्चा है हरप्रीत सिंह हैप्पी, यही कमा के लाता, मजदूरी करके लाता, मेरा पेट भरता है। यही मेरा सहारा है। ये परमजीत मेरा सहारा था, ये सहारा लड़का देवता मेरा। बस ये मजदूरी करके लाता, मैं खाता हूँ। कुछ सरकार की पेंसिल आ रही है, पेंसिल। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने यही आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके बच्चे को नौकरी भी देंगे और आपकी पेंसिल जो है वो चालू करा देंगे। आपके हर संभव। पहाड़ों की रानी मसूरी में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी के फिश एक्वेरियम में स्थापित जवाहरलाल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर
मिष्ठान वितरण किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में जानकारी साझा की। पौड़ी जिले के आमसोड़ के ग्रामीणों ने NH 534 पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे थे। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि उनके गांव के ऊपरी हिस्से जहां भारी भू कटाव हो रहा है उसका ट्रीटमेंट किया जाए। हैडरम योजना की मरम्मत, सुचारू पेयजल के लिए, और हम अपना शांतिपूर्वक धरना, लेकिन किसी के उसमें जू नहीं रहेगी। और हमने बार बार कहा था कि यहाँ पे हम इसको कबूल भी कर सकते। उसी का आज हमने एक टेलर इनको दिखाया कि अगर ग्रामीणों को, भोली वाली जनता को आप उसकाओगे तो ऐसा भी हो सकता है। और आज तो हमने बहुत आंशिक रूप से करा, लेकिन अगर इसी प्रकार शासन प्रशासन का रवैया रहेगा तो हमारे द्वारा व्यापक। उत्तराखंड में जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने एक कारगर नीति बनाई है। वनाग्नि सीजन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए वन विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत विभाग की ओर से फायर अलर्ट सिस्टम से सरपंचों को जोड़ा जा रहा है। वहीं इस संबंध में अपर मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि नियंत्रण निशांत वर्मा ने बताया कि राज्य में वनाग्नि सूचना प्रबंधन प्रणाली को और बेहतर करने के लिए फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। तैयारी में ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये था कि हमारे विभागीय कार्मिकों के साथ साथ फायर अलर्ट सिस्टम में जितने भी हमारे सामुदायिक संस्थान हैं, चाहे हमारी वन पंचायतें हैं, महिला मंगल दल हैं, युवा मंगल दल हैं या वनाग्नि प्रबंधन समितियां हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी हम लोग इससे जोड़ने जा रहे हैं। उसका आशय ये है कि जब भी कोई फायर उनके आसपास के क्षेत्र में होगी तो उनको तुरंत अलर्ट मिल जाएगा और वो फिर जो है सक्रिय रूप से हमारे साथ जो है, हमारे वन कर्मियों के साथ जो है उसको नियंत्रित करने में अपनी भूमिका जो है अदा कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ इस बार जो वनाग्नि पूरा हमारी एक भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस पर लाशों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस ने देहरादून के ONGC चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति को बड़ी वजह बताया, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस लाशों पर भी राजनीति कर रही है। क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि उसके शासनकाल में कोई इस प्रकार की दुर्घटना नहीं घटी? संख्या कम ज्यादा हो सकती है, क्या वो कह सकती है क्या इस बात को? क्या पहाड़ में कौन से पब चल रहे हैं? अगर 36 लोगों की मृत्यु होती है और बस खाई में गिर जाती है, वहां कौन सा पब वहां के लोग गए हुए थे? ये गलत बात है। सिर्फ देखिए, लाशों पर राजनीति इसी को कहते हैं। लाशों पर राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बहाने तलाशती है सरकार को घेरने के। वो मौत को भी मौत के तरीके से नहीं देख रही है, वो भी एक मौके के तरीके से देख रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश के लिए। जबकि मेरा ये मानना है, राजधानी देहरादून के विशेष प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी पर सरकार द्वारा गहन मंथन किया जा रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन में स्मार्ट सिटी और उससे संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान निर्माण कार्य समय पर न होने को देखते हुए डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई, जिसके चलते उन्होंने बताया कि ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण कार्य को छोड़कर स्मार्ट सिटी के बाकी काम लगभग पूरे हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूर और ठेकेदारों के बीच विवाद के चलते ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुक गया था, जिसे अब सुलझा लिया गया है। और जो एक काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ कारण बने थे और बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है और जो CPWD के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। इसमें चाहे बारिशें आए चाहे कुछ और हो, उस स्टेज से हम बाहर आ जाएंगे।
अन्य हमारे 19 काम जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये बात ठीक है कि इसमें थोड़ा सा हमारा समय हमें मिलता रहा, उस समय के अंतर्गत हमने काम भी किया है और अच्छा लगता है कि जो देहरादून जिला प्रशासन ने भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने का फैसला लिया है। इसकी मदद से जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री से पहले ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने बताया कि दून में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जल्द ही डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खुलेगा। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। किया है, अवलोकन किया है, तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि ज्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे है, चढ़ी हुई है खतौनी में। हमारी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इसमें वेबसाइट एग्जिस्ट करती है e-registration.gov.in करके। उसका हमें ये फील हुआ है कि उचित प्रचार प्रसार की शायद कहीं पर कमी रही होगी और जिससे जो आम जनमानस है उनको। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि एसटीएफ देहरादून की टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी देते हुए एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि बरेली उत्तर प्रदेश की तालिब खान को 261 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 80 लाख रुपए है। आरोपी देहरादून में अलग अलग जगहों पर ये ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। ये तालिब खान है अभियुक्त और मूलतः मजनूपुर बरेली का रहने वाला है और इसकी कस्टडी से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और कारगिल ग्रांट थाना पटेलनगर क्षेत्र देहरादून में ये अरेस्ट हुआ है। और ये जो स्मैक रिकवर हुई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए है और ये यहाँ पे सप्लाई करने आया था। जिनको ये सप्लाई करने आया था उनके नाम भी कुछ प्रकाश में आए हैं, उस पर फर्दर हम लोग काम कर रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इस बार। पहाड़ों की रानी मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद मूर्ति और कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान रखे जाने को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर नायब तहसीलदार कमल राठौड़ के नेतृत्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी और भाजपा मंडल के कार्यकर्ता कंपनी गार्डन पहुंचे और गार्डन में अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद मूर्ति लगाए जाने को लेकर कंपनी गार्डन का निरीक्षण कर जगह चिन्हित की गई। इस मौके पर कंपनी गार्डन के प्रबंधन समिति से भी चर्चा की गई। नायब तहसीलदार कमल राठौड़ ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फीट की मूर्ति को कंपनी गार्डन में लगाया जाएगा। उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उचित नहीं पाया गया, इसलिए अब ये तय हुआ है कि कंपनी गार्डन में उनकी जो है आदमकद मूर्ति लगेगी और उसी निमित्त यहाँ पर नगर पालिका से, प्रशासन से, एनबीडी से सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और 2-3 जगह यहाँ पे देखी हैं। तो जैसे ही वो फाइनल होगी तो निश्चित ही यहाँ पर मूर्ति लगेगी और यही नहीं, इस कंपनी गार्डन का नाम भी बदलकर अटल उद्यान रखने के प्रस्ताव रखा है और माननीय मंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका नाम बदलकर अटल उद्यान होगा और यहाँ पर आज जो है जनप्रतिनिधियों के साथ में और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ में इस गार्डन में निरीक्षण किया गया और मूर्ति का स्थापना करने के लिए एक स्थान को हमने चयनित किया है और जिसे उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और उसके पश्चात ही जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितनी बड़ी मूर्ति लगनी है यहाँ पर? ये लगभग 10 फीट की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी